नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कपिल काचवा सीकर यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा सहसंबंध। सहसंबंध के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। कोरिलेशन, जिसे इंग्लिश में कोरिलेशन के नाम से जानते हैं। इसकी सर्वप्रथम यदि हम परिभाषा देखें तो परिभाषा जो इसकी होगी वो आपके पास दो या दो से अधिक संबंधित चरों के बीच संबंध की सीमा के माप को सहसंबंध कहते हैं। दो या दो से जो अधिक संबंधित चरों के बीच संबंधित सीमा के जो माप को क्या कहते हैं, सहसंबंध कहा जाता है। अब इस सहसंबंध की परिभाषा को हम एक बार एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे यदि हम बात करें कि मुद्रा की जो मात्रा है वो यदि बढ़ने पर, मुद्रा की मात्रा यदि बढ़ने पर सामान्य मूल्य स्तर में भी वृद्धि हो, यानी कि मुद्रा की मात्रा बढ़ी है, मुद्रा की क्या बढ़ी है, मात्रा बढ़ी है। जैसे आपके पास पहले कितनी मात्रा थी, हम मान करके चलें कि आपके पास 100 रुपए के 100 नोट थे। अब आपके पास 100 रुपए के कितने नोट हो गए हैं, 150 नोट हो गए। 100 रुपए के पहले आपके पास कितने नोट थे, 100 नोट थे, अब कितने नोट हो गए, 150 नोट हो गए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मुद्रा की मात्रा बढ़ने पर सामान्य मूल्य स्तर में भी क्या होगी, यानी कि मूल्य पहले किसी वस्तु का 100 रुपया था तो अब उस वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे को क्या देखने को मिला, यानी कि मुद्रा की मात्रा बढ़ने पर, मुद्रा की मात्रा बढ़ी है तो उसकी वजह से सामान्य मूल्य स्तर में भी क्या मिलेगी, वृद्धि देखने को मिलेगी। पर्याप्त वर्षा हुई है, पर्याप्त वर्षा होने पर उत्पादन में भी वृद्धि होगी। यानी कि वर्षा मान लीजिएगा अब की बार, यानी कि जैसे रबी की फसल या खरीफ की फसल की यदि हम बात करें तो दोस्तों फसल के अकॉर्डिंग यदि समय समय पर बरसात होगी तो हमारे उत्पादन में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है। और यदि मूल्य बढ़ने पर मांग में कमी होगी। जैसे मूल्य बढ़ेगा तो मांग में क्या होगी, कमी होगी। जैसे कोई वस्तु दोस्तों पहले 100 रुपए की आती थी और उसके ग्राहक थे 5, अब उस वस्तु का मूल्य हो चुका 150 रुपया, तो उसके ग्राहक हो चुके 2। तो यहाँ पर दोस्तों इस एग्जाम्पल से यदि हम देखें तो यहाँ पर हमारे को ये पता चल रहा है कि जैसे ही हमने मूल्य बढ़ाया तो हमारे ग्राहकों की क्या हो गई, कमी हो चुकी है। यानी 3 ग्राहक हमारे कम हो चुके हैं। अर्थात हम कह सकते हैं मूल्य बढ़ने पर मांग में कमी होना। अब इससे क्या मतलब हुआ, अर्थात हम ये कहें कि समंग श्रेणी में हमारी जो समंग श्रेणी होती है, समंग श्रेणी में परिवर्तन जो हो रहा है किसका, जैसे मूल्य बढ़ा तो मूल्य बढ़ने से परिवर्तन हुआ। अब ये परिवर्तन तो क्या कहलाता है, यानी मूल्य आपने बढ़ाया तो मूल्य बढ़ाने पर जो मांग में कमी हुई है वो यहाँ पर कमी हुई है, वो यहाँ पर कारण नहीं है। मूल्य बढ़ना यहाँ पर कारण है, मूल्य बढ़ना कारण है तथा इसके प्रभाव से दूसरी श्रेणी में होने वाला परिवर्तन प्रभाव या कार्य कहलाता है। समझने की कोशिश करना इसको। जैसे हमने 100 रुपए की कोई चीज़ थी और उसके 5 ग्राहक थे, अभी उसका मूल्य 150 रुपया कर दिया और अब उसके ग्राहक हो चुके 2। अब ये 100 रुपया है ना, ये तो कोई एक समंग श्रेणी में मतलब कोई भी आंकड़ा मान सकते हैं हम। 100 रुपये की कोई वस्तु थी, ये एक तरह से इसका मूल्य हमने बढ़ा करके 150 रुपये कर दिया। ये कारण है, किस कारण से बढ़ा वो बताना है, यानी कि 100 से 150 रुपये बढ़ा। लेकिन इस 150 रुपये के, यानी कि 100 से 150 रुपया जो बढ़ा है, यानी कि 50 रुपये का जो इंक्रीमेंट हुआ है यहाँ पर, उस 50 रुपये के इंक्रीमेंट की वजह से, उस कारण की वजह से हमारा जो दूसरा कंपोनेंट्स यदि हम देख रहे हैं यहाँ पर, यानी 5 से कितना हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं। यानी कि 5 ग्राहक थे, अभी 2 ग्राहक हो गए। तो यहाँ पर जो हमारे को परिवर्तन देखने को मिला उसी को हम प्रभाव कहते हैं। यानी कि इस 50 रुपये के प्रभाव से आपको क्या परिवर्तन देखने को मिला, तो 3 ग्राहक हमारे टूट चुके हैं। आपको नॉर्मली पता है इस बात का। तो आगे की बिंदु पर हम चलें तो किसी शहर में बढ़ रहे वाहनों की संख्या। अब किसी शहर में मान लीजिएगा, हम नॉर्मली ये समझे हमारे गाँव में ही या हमारे शहर में जैसे 150 गाड़ियाँ हैं। ठीक है, 150 गाड़ियाँ हैं तो एक्सीडेंटों की संख्या हम नॉर्मली एक महीने के मंथली के हिसाब से देखें तो यहाँ पर 10 एक्सीडेंट हो जाते हैं। अब जैसे ही यहाँ पर 300 गाड़ियाँ हुई, तो यहाँ पर एक्सीडेंटों की जो संख्या है वो 50 हो चुकी है। कितनी हो चुकी है, 50 हो चुकी है। यानी कि एक महीने में 50 एक्सीडेंट आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर क्या देखने को मिला, किसी शहर में बढ़ रहे वाहनों की संख्या, वाहन बढ़े इसका मतलब ये हमारा क्या है, कारण है। लेकिन इसकी वजह से हमारे को क्या परिणाम देखने को मिला, परिणाम ये देखने को मिला कि जहाँ पर 10 एक्सीडेंट हो रहे थे वहाँ पर 50 होने लगे, यानी कि 40 का यहाँ पर इंक्रीमेंट देखने को मिला। अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पर दुर्घटना हमारा क्या है, प्रभाव है। ये आपके एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अब हम ये देखते हैं कि कारण होता क्या है। तो कारण एक स्वतंत्र चर होता है। अब स्वतंत्र कैसे हुआ, तो हम इसको देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल को हम देखें तो 100 से हमारी गाड़ियाँ कितनी बढ़ी थी, 150। एक्सीडेंट 10 से कितने बढ़े थे, 50। ये 100 से 150 बढ़ा, ये तो एक तरह से हम कह सकते हैं स्वतंत्र है, स्वतंत्र तो है। अरे भाई 100 से हमने 150 गाड़ियाँ बढ़ाई, 100 से 150 गाड़ी हमारे मार्केट में आई। लेकिन इनकी वजह से एक्सीडेंट जो 10 हो रहे थे वो अब कितने होने लगे, 50 होने लगे। समझ में आ रही बात, मतलब 100 से 150 गाड़ियाँ तो हमने बढ़ाई है और हमने हमारी बढ़ाने की वजह से, हमारी गाड़ियों के बढ़ाने की वजह से जो प्रभाव हमारे को देखने को मिल रहा है वो 40 ज़्यादा एक्सीडेंट देखने को मिल रहे हैं। अर्थात हम ये कहें कि ये जो
कारण जो होता है ना, कारण हमने 150 गाड़ियां बढ़ाई, वो तो एक तरह से स्वतंत्र चर ही होता है, लेकिन इस गाड़ी बढ़ाने की वजह से जो प्रभाव हमारे को देखने को मिला वो होगा आश्रित। क्यों होगा आश्रित? क्योंकि हमने जो 50 गाड़ियां बढ़ाई है उसी की वजह से वो हमारे को एक्सीडेंट ज़्यादा देखने को मिले हैं। तो हम ये कह सकते हैं जो प्रभाव होता है वो तो होगा आपका आश्रित चर, और जो कारण होता है वो क्या होता है? स्वतंत्र चर होता है। अगले बिंदु पर चलते हैं, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति सामान्य मूल्य स्तर की वृद्धि का कारण है। मुद्रास्फीति है ना, वो दोस्तों सामान्य मूल्य स्तर की वृद्धि का कारण है। सामान्य मूल्य स्तर की जो वृद्धि होती है उसका कारण है कौन? मुद्रास्फीति। न कि सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि होने का कारण मुद्रास्फीति। यानी कि मुद्रास्फीति तो वास्तव में सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि होने का कारण है, न कि सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि होने का कारण मुद्रास्फीति। समझ में आई होगी बात। अगले बिंदु पर चलें, तो यहाँ पर भारत में तिलहन के मूल्यों में परिवर्तन का लंदन में सोने के मूल्य में परिवर्तन, इसमें कोई संबंध नहीं बताया गया। क्यों, कैसा इसमें मतलब संबंध क्यों नहीं है? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दोस्तों, भारत में तिलहन के मूल्य में परिवर्तन हो रहा है और लंदन में सोने में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि तिलहन का और सोने का कोई संबंध ही नहीं हो रहा। जैसे हम वर्षा की बात करें, यदि इस वर्ष मान लीजिएगा अच्छी वर्षा होगी तो उत्पादन अच्छा होगा, उत्पादन अच्छा होगा, क्योंकि वर्षा की वजह से हमारे को उत्पादन अच्छा देखने को मिल सकता है। और यदि हम ये कहें कि अब की बार वर्षा अच्छी हुई है और उसकी वजह से हमारे को 150 गाड़ियाँ ज़्यादा देखने को मिलेगी, तो क्या ये सहसंबंध होगा इसमें? अरे भाई, बरसात और गाड़ियों के मध्य कोई संबंध नहीं है, लेकिन बरसात का संबंध हमारी फसल से हो सकता है। फसल है हमारी अच्छी भी हो सकती है या खराब भी हो सकती है। तो हम ये कहें कि हमारा जो वर्षा का जो संबंध होगा वो किससे होगा? हमारी फसल के उत्पादन पर डिपेंड करेगा। यानी फसल अच्छी होगी या खराब होगी, ये किस पर डिपेंड करता है दोस्तों? ये वर्षा पर डिपेंड करता है। यदि वर्षा अच्छी होगी तो हमारा उत्पादन भी अच्छा होगा। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल को देखें तो तिलहन में मूल्य में वृद्धि हुई है, तो सोने के मूल्य में क्या परिवर्तन होगा? तो यहाँ पर बेसिकली हम देखें तो सहसंबंध होता है, लेकिन हम गणितीय आंकड़ों में देख सकते हैं, लेकिन वास्तविकता में इसमें कोई सहसंबंध नहीं पाया जाता। अब हम देखते हैं सहसंबंध का महत्व क्या है। तो सहसंबंध का आपको महत्व कहाँ देखने को मिलता है? तो सांख्यिकी विज्ञान में इसका महत्व देखने को मिलेगा। अब यहाँ से 2-3 क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि मूल तत्वों का, सहसंबंध के जो मूल तत्व हैं उनका प्रतिपादन किसने किया था? सहसंबंध के जो मूल तत्व है उनका प्रतिपादन किसने किया था? तो वो करने वाले कौन थे? ब्रावे थे। कौन थे? ब्रावे थे। कहाँ के रहने वाले? फ्रांस के थे। लेकिन मूल तत्वों का प्रतिपादन तो आपके पास ब्रावे ने कर दिया, लेकिन यदि आपसे ये पूछा जाए कि आधुनिक प्रतिपादन किसने किया, तो आधुनिक प्रतिपादन करने वाले जो आपके पास हैं वो फ्रांसीसी गाल्टन व कार्ल पियर्सन है। फ्रांसीसी गाल्टन व कार्ल पियर्सन को माना जाता है। और टिपेट का भी इसमें एक मत है। टिपेट ने क्या कहा कि सहसंबंध का जो प्रभाव है वो भविष्यवाणी व अनिश्चितता के विस्तार को कम करता है। यानी सहसंबंध का जो प्रभाव है वो भविष्यवाणी की अनिश्चितता के विस्तार को क्या करता है? कम करता है। यहाँ पर आपकी बातें समझ में आई होगी। अगले बिंदु पर यदि हम चलें तो सहसंबंध के प्रकार के बारे में बताया गया। सहसंबंध के प्रकार कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हम ही देखने वाले हैं। तो पहले तो हमारे को ये देख लीजिए, जरूरी है कि सहसंबंध को हम किस आधार पर विभक्त कर सकते हैं। तो एक तो आप दिशा के आधार पर व्यक्त कर सकते हैं, एक हम इसको अनुपात के आधार पर व्यक्त कर सकते हैं, या चर मूल्यों की संख्या के आधार पर भी इसे विभक्त किया जा सकता है। इसको दोस्तों हम आगे डिटेल से देखने वाले हैं। दिशा के आधार पर क्यों, अनुपात के आधार पर क्यों, संख्या के आधार पर क्यों। आगे के बिंदु की बात करें तो सहसंबंध के यदि हम प्रकार की बात करें तो एक तो आपके पास कौन सा संबंध होता है? धनात्मक सहसंबंध होता है। एक आपके पास कौन सा संबंध होता है? ऋणात्मक सहसंबंध होता है। यदि हम धनात्मक सहसंबंध की बात करें, यदि दो पद श्रेणियों में परिवर्तन एक ही दिशा में हो तो उसे धनात्मक सहसंबंध कहा जाता है। जैसे दोस्तों हम यहाँ पर दो आंकड़े लेते हैं, यदि मान लीजिएगा यहाँ पर 10 है, 20 है, 30 है, इधर भी 1 है, 2 है, 3 है। यदि हम देखें, इन आंकड़ों को देखें तो इधर भी बढ़ रहा है, इधर भी बढ़ रहा है। यदि दो पद श्रेणियों में परिवर्तन एक ही दिशा में हो रहा है, चाहे वो कमी की ओर दर्शा रहा हो, जैसे हम ये कहें कि 50, 40, 30, 20, इधर भी जैसे हम कहें कि 100, 90, 80, 60, तो यहाँ पर जो देख रहे हैं इधर भी कमी को दर्शा रहा है, इधर भी कमी को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर हमारे को इस एवरेज को देखने से ये पता चल रहा है कि चाहे श्रेणी आपकी घटते क्रम में हो चाहे आपकी बढ़ते क्रम में हो, लेकिन उस पद श्रेणी में यदि हम बात करें तो परिवर्तन आपका एक ही दिशा में होना चाहिए, तब आपका कौन सा होता है? धनात्मक सहसंबंध होता है। लेकिन दोस्तों जस्ट इसकी अपोजिट यदि हम बात करें कि एक साइड में वृद्धि हो रही है, दूसरी साइड में कमी हो रही है, तो उसको देखें तो वहाँ पर आपको ऋणात्मक सहसंबंध देखने को मिलेगा। जैसे बात करें 50, 40, 40 आपके पास है 50, 40, 30 और 20। इधर हम देखें तो इधर जैसे 10, 20, 30
और 40, इस प्रकार से यदि कोई श्रृंखला हो तो वहाँ पर हमारे को ऋणात्मक सहसंबंध देखने को मिलेगा। लेकिन हम धनात्मक सहसंबंध की बात करें तो मूल्यों में वृद्धि होने के साथ साथ पूर्ति में वृद्धि होना, मूल्यों में वृद्धि होने के साथ साथ पूर्ति में वृद्धि होना, और एक मांग के नियम के अपवाद है। मांग के नियम के यदि हम अपवाद की बात करें तो दोस्तों जो मांग के नियम का अपवाद है वो वस्तुओं की कीमत तथा उसमें जो मांग के मध्य जो संबंध होता है वो धनात्मक सहसंबंध कहलाता है, ये भी याद रखना। अब हम ऋणात्मक सहसंबंध की बात करें तो ऋणात्मक सहसंबंध क्या होता है, तो अभी हमने एक एग्जाम्पल के माध्यम से वैसे समझ लिया है कि एक चर के मूल्यों में एक दिशा में परिवर्तन होने से दूसरे चर के मूल्यों में विपरीत दिशा में परिवर्तन होने पर ऐसा संबंध क्या कहलाता है, ऋणात्मक सहसंबंध कहलाता है। यानी कि अपोजिट डायरेक्शन जहां मिले वहां पर हमारे को ऋणात्मक सहसंबंध बताना है। अब हमारे पास है रेखीय सहसंबंध। दोस्तों रेखीय सहसंबंध की बात करें तो परिवर्तन का जो अनुपात है वो स्थायी रूप से समान होता है। परिवर्तन का जो अनुपात है वो स्थायी रूप से क्या होता है, समान होता है। जैसे हम बात करें 1 2 3 4 तो इधर 10 20 30 और इधर 40, यानी कि परिवर्तन का जो अनुपात देखने को मिल रहा है इनमें और इनमें जो अनुपात देखने को मिल रहा है वो दोस्तों आपका सेम देखने को मिल रहा है, सेम अनुपात देखने को मिल रहा है। अर्थात हम कहें तो हमारी जो परिभाषा है परिवर्तन का अनुपात स्थायी रूप से समान होता है। किसी फैक्ट्री में श्रमिकों की संख्या दुगुनी करने पर उत्पादन भी दुगुना हो जाएगा तो ऐसा सहसंबंध कैसा कहलाएगा, रेखीय सहसंबंध। जैसे कि इसकी परिभाषा उसे समझने की कोशिश करना कि किसी फैक्ट्री में श्रमिकों की संख्या आपने दुगुनी कर दी तो उत्पादन भी आपका क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। कैसे, यानी मान लीजिएगा 2 आपके फैक्ट्री में श्रमिक हैं तो उत्पादन कर रहे हैं 40 का, यदि आपने 4 श्रमिक कर दिए तो उत्पादन कितने का हो जाएगा, 80 का, यानी कि उसका डबल हो जाएगा। तो ये आपको समझना है। अरेखीय सहसंबंध की बात करें, अरेखीय सहसंबंध की बात करें तो परिवर्तन का अनुपात स्थिर नहीं होता। परिवर्तन का अनुपात क्या नहीं होता, स्थिर नहीं होता। इनमें श्रमिकों की संख्या दुगुनी करने पर भी, श्रमिकों की संख्या आप दुगुनी कर दो लेकिन उत्पादन क्या नहीं होगा, दुगुना नहीं होगा। यानी इसका ये अपोजिट है, रेखीय सहसंबंध का क्या है दोस्तों, अपोजिट है। अब दोस्तों हमारे पास जो डाटा रहते हैं वो रहेंगे हमारी विधियाँ। उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं तो कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक पढ़ने वाले हैं, स्पेयरमैन की जो कोटि है, न्यूनतम वर्ग विधि है, उनके बारे में दोस्तों आज हम कल के वीडियो में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है सहसंबंध का जो मान होता है वो आपको +1 व -1 के मध्य ही देखने को मिलेगा, +1 व -1 के मध्य ही देखने को मिलेगा। जैसे हम बात करें तो आपके पास 0.25 से लेकर के 0 से लेकर के 0.25 तक, 0 से लेकर के 0.25 तक और 0.25 से 0.75 तक और 0.75 से दोस्तों आपके पास ही 1 तक के आपके पास, ये धनात्मक भी होता है ऋणात्मक भी होता है, उसके बारे में देखने वाले हैं। जैसे यदि हम बात करें नॉर्मली तो आपके पास यदि 0 से लेकर के 0.25 तक है तो वो आपका न्यूनतम या हम कह सकते हैं निम्नतम सहसंबंध होगा उसमें। और यदि 0.25 से लेकर के और 0.75 तक है दोस्तों तो वहाँ पर आपको मध्यम सहसंबंध देखने को मिलेगा। और यदि 0.75 से 1 के मध्य है तो उच्च सहसंबंध पाया जाएगा, और यदि 1 है तो आपके पास पूर्ण सहसंबंध पाया जाएगा। लेकिन दोस्तों आपके पास 0 है तो सहसंबंध का अभाव पाया जाएगा। और इसी को आप दोस्तों माइनस में यदि वैल्यू दे रखी है, माइनस में 0.25 या 0.75 कुछ भी दे रखा है तो वो उसी प्रकार से हम यदि उच्च मध्य और न्यूनतम या हम कह सकते हैं पूर्ण सहसंबंध, यानी कि ऋणात्मक भी हो सकता है या धनात्मक, यदि -1 है तो ऋणात्मक हो जाएगा और प्लस है तो एक धनात्मक हो जाएगा। इसको हम दोस्तों अगले वीडियो में हम कार्ल पियर्सन का जो सहसंबंध गुणांक से रिलेटेड जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उनको हम देखने वाले हैं। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करना, और यदि आप चैनल पर दोस्तों नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।